नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों के बॉडी के अंदर जो स्टमक होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वो कितने टाइप का होगा। स्टमक में पाए जाने वाला ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। वो कितने टाइप का होता है, वो सब क्या चीज़ का सेक्रेशन करता है। प्लस में हम लोग ये भी समझेंगे कि हम लोगों के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ का डाइजेशन होता है। तो आफ्टर डाइजेशन क्या चीज़ में बदल जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फूड को, है ना, माउथ से। तो हम लोगों को बाद बाकी इनसे पिछला वाला जितना भी कॉन्सेप्ट था, सारे ऑर्गन को हम लोगों ने समझ लिया है। माउथ का मतलब होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम लोग समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टार्च होता है, मतलब कि हम लोग जो भी चीज़ खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा। लेकिन हम लोगों के माउथ के अंदर सलाइवा सेक्रेट होता है और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है कि जो भी स्टार्च है उसको माल्टोज में बदल दिया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट ये 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर जाता है। एक्चुअली ये स्टार्च जो है एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में ये माल्टोज में टूट जाएगा और माल्टोज स्वीट मतलब मीठा होता है। इसीलिए अगर भोजन को हम लोग ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो वो मीठा लगने लगता है। जैसे रोटी को आप केवल रोटी को थोड़ी ज़्यादा देर तक चबाइए, है ना, तो उसका जो स्वाद है वो मीठा हो जाता है। तो एक्चुअली हमारे माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है अप टू 30%। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब यहाँ से भोजन नीचे आया तो वो हमारे फूड पाइप के अंदर आएगा, ओइसोफेगस के अंदर आएगा। वहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए वो ओइसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। डायरेक्टली वो इंटर कर जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक का जो वाल होता है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो उस ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह का सेल मिलता है और तीनों अलग अलग टाइप का सेल है, सब अपना अपना अलग अलग सेक्रेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टोमक की बात हो रही है। तो स्टोमक के अंदर, स्टोमक के वाल में जो सेल पाया जाएगा वो म्यूकसनिक सेल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है म्यूकसनिक सेल। म्यूकसनिक सेल म्यूकस का सेक्रेशन करेगा, जो क्या करता है, हम लोगों के स्टोमक को बचाता है एसिड के इफेक्ट से, क्योंकि एसिड काफ़ी खतरनाक होता है ना, बॉडी में काफ़ी पेन क्रिएट कर सकता है ना, जिसकी वजह से उसको बचा के रखता है ये म्यूकस का लेयर। तो लाइनिंग ऑफ स्टोमक में काम करेगा। अगला है दूसरा नंबर का ग्लैंड या दूसरा नंबर का सेल जो स्टोमक में पाया जाएगा, उसे हम लोग पेप्टिक सेल या चीफ सेल कहते हैं। तो पेप्टिक सेल या चीफ सेल जो होता है, एक्चुअली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेक्रेट करता है और इसका नाम होता है पेप्सिनोजेन। ध्यान रखिएगा, सेल के अंदर एंजाइम रहेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब इसको स्टोमक में रिलीज कर दिया गया पेप्सिनोजेन को, तो स्टोमक के अंदर होता है HCl और HCl के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन के रूप में बन जाता है। अब पेप्सिन, ध्यान रखिएगा, एक्टिव एंजाइम होता है और HCl का pH होता है लगभग 2 और 3 के आसपास। मतलब pH जो होगा इसका लगभग 2 से लेके 3 के बीच में होगा। और पेप्सिन एंजाइम को 2 से 3 pH दीजिएगा तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। मतलब जो भी प्रोटीन उसको मिलेगा ना उस मीडियम में, उस सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करके प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में बदल देगा। मतलब ये प्रोटीन का डाइजेस्टेड पार्ट है, पार्शियली डाइजेशन यहाँ पे होता है। और ये मतलब कि पेप्टाइड्स में बदल दिया। तो प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर जाता है कौन, पेप्सिन, कहाँ पे, स्टोमक के अंदर। और प्रोटीन को बदल देता है प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा पेप्टिक सेल और चीफ सेल का काम। तीसरा समझते हैं कि तीसरा लिखा हुआ है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सेंटिक सेल। पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल का काम होता है HCl को सेक्रेट करना। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करेगा। और दूसरा इसका काम होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना। अब देखिए, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअली वो होता क्या है तो समझिए। इसेंशियल फॉर द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। हम लोगों के बॉडी के अंदर या हम लोगों के डाइट के अंदर जो भी विटामिन B12 रहता है उसको अगर इनटेक करते हैं, विटामिन का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, विटामिन का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है। तो विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें से खासकर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर रहेगा तभी। अगर ये नहीं रहेगा तो विटामिन B12 को हम लोग खा तो लेंगे लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करने का काम होता है
पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल को। तो ये हो गया हम लोगों के बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पूरा जानकारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट कर लिए हैं तो हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि लीवर से क्या चीज़ सीक्रेट हुआ था। तो लीवर से बाइल सीक्रेट हुआ था जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प किया था। अब हम बात करते हैं लीवर का, तो हमने समझ लिया है कंप्लीट वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि पेनक्रियाज क्या चीज़ का सिक्रेशन करेगा। तो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस का, पेनक्रिएटिक जूस का। और पेनक्रिएटिक जूस के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होता है, अलग अलग केमिकल होता है, उन सब के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, सबसे पहला चीज इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन। दूसरे नंबर पे आता है केमोट्रिप्सिन। केमोट्रिप्सिनोजेन। तीसरे नंबर पे आएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। उसके बाद आता है लाइपेज, एमाइलेज, है ना। तो ETC मतलब ये एंजाइम सब उसके अंदर पाया जाता है। तो पेनक्रिएटिक जूस में, है ना, ये सब चीज़ें पाई जाती है। ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज, तो ये सब चीज़ें पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारा एंजाइम जो है जब पेनक्रियाज के अंदर रहेगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट वो ड्यूडेनम के अंदर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जाकर रिलीज किया जाता है। तो देखिए, इंटेस्टाइन जो है वो भी एक जूस का सेक्रेशन करता है। इंटेस्टाइन जिस जूस का सेक्रेशन करता है उसे हम लोग कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस, है ना, इसका नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। और इस सक्कस इंटेरिकस में पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज। अब ये इंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इस इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में जैसे ये ट्रिप्सिन आएगा तो ट्रिप्सिन में लगेगा इंटेरोकाइनेज, और इसके प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में बदल जाएगा, है ना। तो इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में जो रिलीज हुआ ट्रिप्सिनोजेन था वो बदल गया ट्रिप्सिन में। और ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव होता है ना, और ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव है। अब ट्रिप्सिन एक्टिव है तो सारा का सारा इसका जो काम होगा ये काम करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, और जो भी प्रोटीएजेज या पेप्टोन्स स्टोमक में डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा प्रोटीन जो आया था, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, उन सबको फाइनली डाइजेस्ट करने का जो काम है ये ट्रिप्सिन करता है, क्योंकि ये एक्टिव एंजाइम है। और बाद बाकी इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये सारा का सारा एंजाइम एक्टिव हो जाता है। कहाँ पे एक्टिव होगा? तो हम लोगों के बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका अलग अलग काम है, जैसे ये ट्रिप्सिनोजेन और केमोट्रिप्सिनोजेन, ये बदलेगा केमोट्रिप्सिन में, ध्यान रखिएगा, केमोट्रिप्सिन। ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल जाता है। ये लाइपेज, है ना, एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, और एमाइलेज भी एक्टिव हो जाता है। अब देखिए, हम बता देते हैं कि करके ये ट्रिप्सिनोजेन जो था वो एक्टिव होगा तो ट्रिप्सिन बनेगा किसके प्रेजेंस में? तो इंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइन के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। एक्टिव है तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, इसका काम भी होता है प्रोटीन डाइजेशन। और जो मतलब कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज मतलब कार्बोक्सी ग्रुप आ गया प्रोटीन्स के अंदर, तो उसको बदलने का काम होता है, डाइजेस्ट करने का काम होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज का। लाइपेज का काम होगा लिपिड्स को डाइजेशन करना, मतलब ये फैट को डाइजेस्ट करेगा। दूसरी बात, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो मेनली ये सारा का सारा जूस जब आपस में मिल जाएगा तो फूड का मैक्सिमम डाइजेशन वहाँ पे हो जाता है। तो अगर नोट कर लीजिए आप सभी इन सब चीज़ों को, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन में जो भी सारा मटेरियल था उसके अंदर जो भी चीज़ें थी प्रोटीन्स के अंदर, तो पहला नंबर पर था, है ना, पेप्टोन, दूसरा प्रोटियोजेज, तीसरा प्रोटीन, मतलब ये भी तो प्रोटीन ही है। ध्यान से समझिएगा, ये सब पार्शियली डाइजेस्टेड है बट ये कंप्लीट प्रोटीन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टोमक के अंदर सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट ही हो जाएगा। तो ये सब है ना किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ट्रिप्सिन, है ना, केमोट्रिप्सिन, है ना, इस एंजाइम सब के प्रेजेंस में ये सब टूट जाता है डाइपेप्टाइड्स के अंदर। डाइपेप्टाइड्स क्या होता है, तो इस चीज़ को समझिए। डाइपेप्टाइड्स का मतलब हुआ दो एमिनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दो एमिनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कोई आपसे पूछेगा कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो दो एमिनो एसिड जब आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है डाइपेप्टाइड्स। तो यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब इंटेस्टाइन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है पॉलीसेक्राइड, जो बदल जाता है डाइसेक्राइड में एमाइलेज के प्रेजेंस में। तो पॉलीसेक्राइड जो भी होगा, पॉलीसेक्राइड, ध्यान रखिएगा, पॉलीसेक्राइड का मतलब स्टार्च होता है। तो स्टार्च बदल जाएगा एमाइलेज के प्रेजेंस में। देखिए एमाइलम का मतलब होता है स्टार्च, और एएससी का मतलब जहां भी लगा होगा इसका मतलब एंजाइम होता है। तो एमाइलेज के प्रेजेंस में ये बदल जाएगा डाइसेक्राइड में। और तीसरा आता है फैट को ही कहा जाता है लिपिड, है ना। तो लिपिड पे काम करेगा लाइपेज। क्या काम करेगा, लाइपेज। और लाइपेज के प्रेजेंस में ये आपस में टूट जाता है डाइग्लिसराइड में। ये टूटेगा डाइग्लिसराइड में, है ना। फाइनली ये सब चीज़ें होती है, ये सब सारा इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर टूट जाता है। न्यूक्लिएजेस होता है, एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइडेज भी बोल सकते हैं या न्यूक्लिएजेस बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में ये चीज़ बदल जाता है। एक बार हम इसको समरी कर दें, ध्यान से समझिएगा। पेप्टोन, प्रोटियोजेज और प्रोटीन, इस तीनों पे काम करेगा ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम काम करेगा। तो ये डाइपेप्टाइड्स में बदल जाएगा, मतलब इस तरह के छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद आता है कि पॉलीसेक्राइड पे एमाइलेज काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम एमाइलेज है, ये डाइसेक्राइड में बदल देगा। डाइसेक्राइड का मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डाइसेक्राइड का मतलब हुआ दो शुगर मॉलिक्यूल एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये डाइसेक्राइड कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि फैट और लिपिड है, तो ये फैट और लिपिड आपस में ये चीज़ लाइपेज के प्रेजेंस में ये डाइग्लिसराइड में बदल जाएगा। ये लिपिड का डाइजेस्टेड पार्ट है। अगला आता है कि न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखिएगा डीएनए और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है। ये है डीएनए और आरएनए, सब खाता है तो सब बच जाता है। तो ये चीज़ है न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। आप सभी इस चीज़ को नोट कर लें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए खटाखट। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि डाइपेप्टाइड सब जो था वो क्या चीज़ में बदलेगा। तो डाइपेप्टाइड बदल जाता है एमिनो एसिड के अंदर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम डाइपेप्टाइड होता क्या है, तो दो एमिनो एसिड आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। ये डाइपेप्टिडेज,
ASE लगाना होगा। डाइपेप्टिडेज के प्रेजेंस में टूट जाएगा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के अंदर, ध्यान रखिएगा डाइपेप्टाइड एमिनो एसिड में टूट जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग की जो भी कार्बोहाइड्रेट था, ये तो प्रोटीन की बात हो गई कि एमिनो एसिड में बदल गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट था वो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में बदलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए अभी तक में हमने डाइसेक्राइड तक तोड़ के ला लिया है। अब हम बातें करेंगे कि डाइसेक्राइड में जो भी चीज़ें था, तो पहला नंबर पर था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में माल्टोस, और माल्टोज जो है माल्टेज के प्रेजेंस में टूटेगा, इसका एंजाइम का नाम होगा माल्टेज। तो माल्टेज के प्रेजेंस में टूट जाएगा माल्टोज, ग्लूकोज प्लस 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ग्लूकोज ही होगा, ग्लूकोज में टूट जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, माल्टोज के बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रेज के एंजाइम के प्रेजेंस में काम करता है, सुक्रेज, है ना। मतलब OSE लगा हुआ है तो शुगर होगा, और ASE लगा हुआ है तो उस शुगर को पचाने वाला एंजाइम होगा। ये बदलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सबका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ध्यान रखिएगा केमिकल फॉर्मूला में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आगे बात करते हैं 3 नंबर पे, दूध पी लिया तो उसमें लैक्टोज होगा, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अब देखिए लैक्टोज जो है, लैक्टोज वो लैक्टेज के प्रेजेंस में टूटता है, लैक्टेज के प्रेजेंस में टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना। तो यहाँ पर देखिए OSE सब के अंदर लगा होगा, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा लैक्टोज, ध्यान रखिएगा। ये तीनों है डाइसेक्राइड, ये तीनों डाइसेक्राइड है, और ये सब मोनोसेक्राइड है, मतलब सिंपल शुगर मॉलिक्यूल सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर विलाई के द्वारा। आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो था वो क्या चीज़ में टूट गया, तो न्यूक्लियोटाइड टूटता है न्यूक्लियोटाइडेज में न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखिएगा 4 नंबर पे आएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये टूटेगा किसके प्रेजेंस में, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में टूट जाता है ये न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। और न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंस में टूट जाता है शुगर प्लस बेस में, शुगर प्लस बेस में बदल जाता है किसके प्रेजेंस में, न्यूक्लियोसाइडेज, है ना। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद एक बच गया है कि जो भी डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो मतलब कि जो भी ग्लिसरॉल में बदला हुआ था, 5 नंबर की बात करें कि फैट बदला था लाइपेज के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल में, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल होगा, डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड, तो ये डाइग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड ये बदल जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये सब बाहर की चीज़ें प्लस, ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो फाइनली यहाँ पर होता है डाइजेशन लिपिड का, और ये लिपिड का डाइजेशन जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा ये लाइपेज होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ें थी डाइजेशन के अंदर कि क्या चीज़ का डाइजेशन किस चीज़ में हो जाता है। तो मेनली अब इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। फाइनली सारा का सारा डाइजेशन खत्म, और इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होगा ये सब सारा चीज़ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड के द्वारा। ब्लड में जो विलाई, बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में विलाई होता है, विलाई के द्वारा ये सब सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड का काम होता है कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और जब फाइनली पूरे बॉडी में ये फूड सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस कंडीशन में, है ना, बॉडी उससे एनर्जी रिलीज करता है, निकाल लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, वो रेस्पायरेशन में आएगा। तो फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि डिजॉर्डर्स इन द रेस्पायरेटरी,
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक आगे कम्प्लीटली देखा है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, डिजॉर्डर्स इन द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको लेके। तब तक के लिए यहीं पे हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।